अब मैं अपने अतिथि के सम्मान में 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए उनको बुलाना चाहता हूं कि आज पूरा भारत नतमस्तक है, पूरा भारत लालायित है आपका स्वागत और सम्मान करने के लिए। तो मैं 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए अपने मुख्य अतिथि परमानंद शाक्य को बुलाना चाहता हूं कि चारुमती राज परिवार ये आपके भरोसे चारुमती राज परिवार से आए अतिथि हमारे हैं। चारुमती राज परिवार से आए अतिथि हमारे हैं, जिनके स्वागत में पूरे भारत से लोग पधारे हैं, जिनके स्वागत में पूरे भारत से लोग पधारे हैं। अरे रिश्ता और मित्रता दोनों संघ को मेरे प्यारे हैं। अरे बुद्ध अशोक का खून रगों में विश्व बंधुत्व के नारे हैं, विश्व बंधुत्व के नारे हैं। इसी क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ आगे से पीछे तक तब तक तालियां बजती रहे कि जब तक हमारे मुख्य अतिथि महोदय, वाह भाई वाह, आप लोग खड़े हो गए, आप लोग, मुझे कहना नहीं पड़ा, हमारी महिलाएं बहनें भी खड़ी हो जा रही हैं अपने अतिथि के सम्मान में। वाह, जोरदार तालियां तब तक बजती रहे जब तक हमारे मुख्य अतिथि महोदय अपने मुखार बिंदु से शब्द हमारे लिए देंगे नहीं, तब तक तालियां बजती रहेंगी। बहुत खूब तालियां बजती रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों के इस स्वागत के लिए। प्लीज सभी बैठ जाइए। बड़ा मेहनत कर लिया था, बैठिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सबसे पहले हमारे इस सभी प्रयोजन के मुख्य जड़ जो आज हम यहाँ जमा हो रहे हैं, हो पा रहे हैं, हमारा जो संबंध बन रहा है, सबके पीछे सबसे मुख्य में हमारे तथागत बुद्ध हैं, इसलिए उनका वंदना करना बहुत जरूरी बनता है। अभी पूर्व वक्ताओं में के बोलने के समय में बहुत से वक्ताएं बहुत जोर से बोले हैं, कुछ भावुक होके बोल नहीं सके, लेकिन हम उनकी भावनाएं समझ सकते हैं। इसलिए मैं भी भावना में बह न जाऊं, क्योंकि मैं इस जनसागर के स्वागत और सद्भाव, भारत और नेपाल के सम्मान में जो स्वागत मिला है मुझे, हम लोगों को, उसमें बह जाने का डर है। इसीलिए मैंने कुछ अपना जो बोलना है वो लिख के लाया हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इससे बहक न जाऊँ इसलिए लिख के लाया हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन ये बहकने से बचने के लिए मैंने लिख के लाया हूँ। और लिखने इसमें से कुछ फिर भी मैं इसमें ज़रूर अपने तरफ से और भी रखूँगा। तो आज के इस 28वां लाटिया महोत्सव के सभा अध्यक्ष जी, इस सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दीनानाथ मौर्य जी, उसी तरह इस लाटिया महोत्सव के और सम्राट अशोक क्लब के एक किस्म की जन्मदाता जगदीप प्रसाद सिंह जी के बेटी और उनके हम लोग नाती कहते हैं, आप लोग यहाँ पौत्र कहते हैं, नाती, मैं नाती ही कहूँगा। ये भी आप आज इस समारोह में उपस्थित हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूँ।
ए छतरी भैया हेर आके सेट कर लो इधर आओ सेट करो इधर आ जा भैया सभा में उपस्थित हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि, जिसमें मैंने राष्ट्रीय शहीद है उनके शहीद की बेटी जो है उनको मैं सादर नमन करता हूँ। और इसमें इस मंच में आसीन विशिष्ट अतिथि मेरे बिहार के मेरे भाभी जी अनीता साकी जी, चारुमती बिहार की मेरी भाभी जी हैं जो महिला प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। और यहाँ उपस्थित भांति वहाँ को नमन है मेरा। इसी तरह मंच में आसीन इस लाठिया महोत्सव और इस मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश दीनानाथ नगर में धनंजय जी का बात कर रहा था लाठिया महोत्सव का, क्योंकि मैं एक निमित्त नायक हूँ। वास्तव में नायक तो हमारे तथागत बुद्ध हैं, इसके बाद सम्राट अशोक हैं, उसके बाद हमारे पूर्वज चारुमती और देवपाल हैं। उस चारुमती और देवपाल ने जो बिहार बनाया था, उस बिहार में अभी भी कुछ नियम जो बुद्ध ने अपने संघ के लिए बनाए थे, उसी किस्म का संघ का नियम अभी हम लोग फॉलो करते हैं। और उसी के नाते हमको जब ये निमंत्रणा पत्र मिला था तो इसका आधिकारिक निमंत्रणा के लिए यहाँ के सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारी लोग पधारे थे वहाँ। और आप लोगों के निमंत्रण के जवाब में हमारे बिहार के प्रमुख हमारे बिहार में प्रवक्ता में जो पहले लेकिन उनका संदेश लेके आए हैं। और मैं ये संदेश मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ हस्तांतरण कर रहा हूँ। ये हमारे चारुमती बिहार के थकाली की तरफ से हमको यहाँ भेजे जाने का संदेश है, जो मैं सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी को ये हस्तांतरण कर रहा हूँ। उपस्थित हुआ हूँ तो मैं आगे जाने का अब समझ लेता हूँ। एक बार फिर नमो बुद्धाय। यह लाठिया महोत्सव सभा के अध्यक्ष जी, मंच में आसीन प्रतिष्ठित मान्यवरों, सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारियों तथा सदस्यों, मान्यगणों, उपस्थित मेरे प्रिय बंधु बांधवों, ये जो आज इस समारोह में उपस्थित हैं सभी हमारे बंधु बांधव हैं, क्योंकि हम सभी तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। शाक्य मौर्य जो भी यहाँ है सभी हम बंधु बांधव हैं। इसलिए मैं आप सभी को भाई बहनों की तरह संबोधन करना उचित समझूंगा। सभी को नमस्कार है। मैं परमानंद शाक्य नेपाल से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मैं नेपाल के प्राचीन चारुमती बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ उपस्थित होकर अत्यंत गर्वित, आनंदित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह लाठिया महोत्सव जो अशोक स्तंभ की स्मृति में मनाया जा रहा है, एक ऐतिहासिक गौरव और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे विद्वान सच्चिदानंद जी ने कुछ देर पहले बताया, इसी जगह में भी इस लाठिया का नाम कुछ और था और इसको अशोक का लाठ न मान के कुछ और माना जाता था। उसी तरह नेपाल में भी जिस बिहार में हम रह रहे हैं उस बिहार को हम लोग तो चारुमती बिहार कहते हैं, लेकिन विभिन्न कालखंड में उसको विभिन्न नामों से भी जाना जाता था, क्योंकि विभिन्न 2300 वर्ष में उसका शायद करोड़ों बार जीर्णोद्धार हुआ। क्योंकि आप जानते हैं नेपाल, बिहार ये क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से बहुत जोखिमपूर्ण
क्षेत्र है और हर एक 180 वर्ष में बहुत बड़ा बड़ा भूकंप जाता है। आप लोगों को मालूम है 2015 में नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप गया था, उसमें बहुत से धरोहर ध्वस्त हुए थे। ऐसे ही बहुत भूकंपों में बहुत से धरोहर ध्वस्त होने के बाद जब जो राजा और जो शासन के समय में वो बिहार के निर्माण करते थे, उन राजाओं का भी कुछ नाम जोड़ा जाता था उसमें। इसीलिए उसमें कभी अंशुवर्मा लिच्छवीकालीन राजा थे, उनके नाम भी जोड़ा था, अंशुवर्मा महाबिहार भी कहा जाता रहा। कभी राज बिहार भी कहा जाता रहा, क्योंकि किसी राजा ने उसको जीर्णोद्धार करते समय उसको मदद की रही होगी। ऐसे ही उसको सुवर्णपुर बिहार भी कहा जाता रहा है, क्योंकि जो बिहार जिस जगह में है उस जगह को पहले देवपाल महाराज जो चारुमती के पति थे उन्होंने बनाया। इससे उस क्षेत्र का नाम देवपतन रहा। लेकिन उसके बाद वो बहुत इतना सुंदर हुआ कि उस शहर को सुवर्णपुर कहा लगा। अभी तक में हम लोग उसको सुवर्णपुर नगरी कहते हैं और उस सुवर्णपुर नगरी का एक प्रमुख बिहार होने के नाते उसको सुवर्णपुर महाबिहार भी कहा जाता है। इसलिए इसको इतिहास को जोड़ना जरूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है। यह लागिया महोत्सव के इस पावन आयोजन में आपके द्वारा मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना हमारे बड़ी सम्मान की बात है। इस महोत्सव के माध्यम से हम न केवल हमारे पूर्वजों की महान विरासत को समझौते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गौरवशाली सशक्त संदेश भी प्रेषित करते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह महोत्सव हम सभी के लिए शांति, सद्भाव, भाईचारे और एकता का प्रतीक बने। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्राट अशोक क्लब द्वारा शाक्य और मौर्य वंशजों की यह साझा पहल इतिहास के पन्नों में उभर कर आज के समकालीन संदर्भ में अपनी गहराई और महत्व दर्शाती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं मौर्य सम्राट अशोक की पुत्री चारुमती जो शाक्य राजा देवपाल का वंशज हूँ। आज मैं अपनी पत्नी जो यहाँ उपस्थित है शोभा शाक्य और हमारे भाभी जी अनिता शाक्य, उनके पति रत्ना शाक्य, इसी तरह हमारे भाई जुजमान शाक्य और भाभी सुनीता शाक्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मैं अपने परिवार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी आपके इस आमंत्रण के लिए हृदय से आभारी हैं। मैं इस अवसर को चारुमती बिहार और सम्राट अशोक क्लब के बीच एक मजबूत भातृत्वपूर्ण संबंध की शुरुआत के रूप में देखता हूँ। हमारे ऐतिहासिक संबंधों को साझा करने और भविष्य में साथ मिलकर कार्य करने की इस पहल के लिए सम्राट अशोक क्लब का विशेष रूप से धन्यवाद है। मेरे पूर्वज महान सम्राट अशोक की पुत्री चारुमती और उनके पति शाक्य राजा जो क्षत्रिय राजा देवपाल के वंशज होने के नाते इस ऐतिहासिक धरोहर के प्रति मेरी भावनाएं अत्यंत गहरी हैं। चारुमती बिहार जो काठमांडू नेपाल में स्थित है, बौद्ध धर्म और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र रहा है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। आप लोग जानते ही हैं, बुद्ध के समय में विभिन्न राजाओं ने, बिंबिसार ने, बाद में अजातशत्रु ने, विभिन्न राजाओं ने बहुत से और उस वक्त के बहुत से धनाढ्य व्यक्तियों ने आम्रपाली और जैसे जयपुर हम समझते हैं, ऐसे बहुत से बिहार बनवाए थे। उसी तरह नेपाल में भी जब बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो वहाँ पे बहुत से बिहार बने हैं। लेकिन उनमें से आप लोगों को पता है, यहाँ भारत में रहे हुए बहुत से बिहार, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, ये बिहार आज खंडर के रूप में है। उनके भौतिक अस्तित्व खंडर के रूप में है, उनका इतिहास ही हमको मालूम है। लेकिन हमारे नेपाल में जो बिहार है उनको हम लोगों ने अभी तक जीवंत रखा है। उनमें अभी तक
हम खंडहर को हमें नहीं दिया है। उसके पीछे कुछ कारण है, उसके पीछे हमारे यहाँ एक प्रणाली विकास हुआ है। वो प्रणाली भी बुद्ध के वचन के अनुसार, बुद्ध के शिक्षा के अनुसार ही विकास हुआ है। आप लोग को पता होगा बुद्ध ने जब लिचियों को कैसे संगठित रहना है ऐसा जो सूत्र दिया था, 7 महत्वपूर्ण सूत्र, उसी के अनुसार हम लोग संघ में रहते हैं और संघ का निर्णय पालन करके ही हम जाते हैं संघ। इसीलिए हमने अपने वचन अपने वक्तव्य से पहले हमारे संघ नायक, इस समय के संघ नायक जो हमारे ठाकुर कहते हैं, हम ज्येष्ठ नायक, ज्येष्ठ मेंबर हैं, उनके पत्र के साथ हस्तांतरण के साथ शुरू किया। हम उनको हमारे लीडर मानते हैं। वो उसी कारण हमारे यहाँ बिहारों का अस्तित्व जीवित रहा है। और ये हमारे बिहार के पीछे दूसरा भी कारण है। बिहार के पीछे बिहार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जगह जमीन का सपोर्ट भी रहा था। उसी सपोर्ट के कारण भी ये बिहार जो हमारे बिहार, सिर्फ हमारे बिहार नहीं और भी बहुत सारे बिहार हैं, वो भी अभी तक सुरक्षित रहने का पीछे, उसके पीछे जो आर्थिक मदद, आर्थिक जो सपोर्ट है वो नेपाल में रहा है। इसीलिए वहाँ बिहारों का अभी तक जीवंत रहना संभव हुआ है। मैं चारुमती और देवपाल का वंशज होने के नाते उनके द्वारा निर्मित बिहारों और स्तूपों के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत छोटकरी में मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। चारुमती बिहार जिसे आज काठमांडू में देखा जा सकते हैं, उनके द्वारा निर्मित एक पवित्र बौद्ध स्थल है। यहाँ उनके 2 पुत्रों की प्रवचन के लिए बिहार का निर्माण किया गया था, ऐसा हमारे ताम्रपत्र में भी लिखा है और हम उसी के माध्यम से अभी भी प्रवचन के नियम पालन करते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। प्रवचन आप लोग शायद बहुत को मालूम हो, प्रवचन यानी नहीं रहते हैं, परिवार लोग भी प्रवचन लेते हैं। प्रवचन लेने के बाद ही उस बिहार का मेंबर बन सकते हैं और उस बिहार में सिर्फ एक बिहार के कुल के जो आदमी रहते हैं, बेटे लोग, वही प्रवचन ले सकते हैं। जैसे हमारे चारुमती बिहार है, उनका 23 जवान है और इनमें प्रवचन लेने का नियम भंतियों का जैसा है वैसा है। लेकिन जैसे उम्र में यदि कोई मुझसे छोटा आदमी, मुझसे छोटा भाई मुझसे पहले प्रवचन लिया तो मैं उनको अपना सीनियर मानना पड़ता है। जैसे संघ में होता है, वो नियम अभी तक वहाँ है। तो प्रवचन का नियम अभी तक है और उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। रिकॉर्ड रखने के लिए हमने दूसरे बिहार, एक बिहार में रखने का चलन है। वो बिहार का हम स्तंभ वही कहते हैं, जो विक्रमशिला बिहार का एक्सटेंशन है। वहाँ उसको विक्रमशिला बिहार भी कहा जाता था। यहाँ का विक्रमशिला बिहार में से अतिशय विद्वान अतिशय जब नेपाल होके तिब्बत में गए थे, उन्होंने वहाँ एक बिहार बनवाया था। उस बिहार में वो रिकॉर्ड का व्यवस्था बाद में उसमें रहने लगा है। इस बिहार में यहाँ उनके 2 पुत्रों का प्रवचन के लिए बिहार का निर्माण किया गया था, ऐसा ताम्रपत्र में वर्णन है और उसी नियम का हम लोग पालन कर रहे हैं। और उनकी चारुमती और देवपाल के 2 बेटे और एक बेटी थी। उन बेटी को वहाँ कुमारी नाम से, कुमारी देवता, कुमारी माता और कुमारी मतलब जिनका जो अभी तक कुमारी रहा है, उनको कुमारी के रूप में मानने का शुरुआत वहाँ हुआ था। और अभी नेपाल में कुमारी का चलन साकेत की बेटी को ही किया जाता है और किसी के भी लड़कियों को वो नहीं हो सकता है। साकी की बेटी कुमारी बन सकती है और कुमारी जीवित देवी के रूप में पूजित होता है। जिनको वहाँ के राजा होते समय राजा भी उनको प्रणाम करने के लिए जाते थे। और अभी राष्ट्रपति है, अभी हम राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति में के चलन में और राष्ट्रपति का भी कुमारी को अभी सम्मान पूजा करने को जाते हैं। और जो राष्ट्रीय कुमारी जो रहा है वो साथी की बेटी ही होती है। लेकिन किसी वक्त यदि वो राष्ट्रीय कुमारी का देहांत हो गया और इसी तरह चारुमती
ने चारुमती बिहार सिर्फ चारुमती बिहार ने उसी के साथ एक चैत्य भी बनवाया था। उस चैत्य का नाम अभी हम लोग कुछ समय पहले तक हम लोग उसको धंधो चैत्य कह के पहचानते थे, लेकिन हम लोग उसको चारुमती चैत्य भी कहते थे, लेकिन उसका प्रमाण नहीं मिल रहा था। लेकिन करीब 20-25 वर्ष पहले जब वो स्तूप जीर्णोद्धार करते समय मैजू बहार कहते थे, वो मैजू बहार का, लेकिन जैसे भिक्षुओं का चलन का अंत हुआ, उसको संभालने वाला कोई भी नहीं रहा, इसलिए उस बिहार का मैजू बहार और मैजू बिहार का अभी भौतिक अस्तित्व बाकी नहीं है वहाँ। लेकिन उस जगह जिस जगह पे वो बिहार रहा करता था, उस जगह का नाम अभी तक भी मैजू बहार है। इससे हमको पता चलता है उस समय किसी समय वहाँ भिक्षुओं का बिहार जो चारुमती ने बनवाया था वो रहा था। इसी तरह जिस तरह हमारे चारुमती बिहार के नाम से उस क्षेत्र का नाम चारुमती बिहार को हमारे वहाँ के लोकल भाषा में चा बहिल भी कहते हैं। चा बहिल, चारुमती ने बनाया हुआ बहिल। हमारे वहाँ बहिल और बही करके दो तरह के ऐसे संघ होते हैं, उसमें से ये बही है, तो इसको चा बही और चा बहिल कहते हैं। इसलिए उस पूरे क्षेत्र का नाम ही अभी तक चाबहिल रहा है। इसलिए हम जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र का नाम काठमांडू के अंदर चाबहिल है। वो चाबहिल का नाम ही हमारे बिहार चारुमती बिहार अथवा चाबहिल से बना हुआ है। मैं ये गौरव के साथ यहाँ रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दशकों में जो मैंने बताया, स्तूप और बिहार के पुनर्निर्माण के दौरान कई प्राचीन कलाकृतियाँ और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कई सारे इतिहास के पन्नों और हमारी बिहार में सुरक्षित ताम्रपत्र में चारुमती और देवपाल के संबंधों का विवरण मिलता है। हमारे पास उपलब्ध ताम्रपत्रों में चारुमती बिहार के निर्माण और दो राजकुमारों के प्रवेश करने के लिए और उस बिहार की देखभाल तथा वहाँ की विभिन्न बौद्ध परंपरा की क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने के लिए प्रशस्त कृषि योग्य भूमि रखे जाने की विस्तार से वर्णन है। ताम्रपत्र को पढ़ेंगे तो उसमें इस काम के लिए इतना जमीन, उस दूसरे काम के लिए इतना जमीन, पूजा के लिए इतना जमीन, साफ सफाई के लिए इतना जमीन करके ऐसा लिखा हुआ है। आप सभी को ज्ञात होगा कि शाक्य, मौर्य और कोल्य बुद्ध के रक्त संबंधी होने के नाते बौद्ध धर्म और के प्राचीन अनुयायी हैं। इस परंपरा का इतिहास कपिलवस्तु की धरती से जुड़ा हुआ है। आप सभी को मालूम है बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, बुद्ध का राजधानी कपिलवस्तु था और जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए हम सभी उससे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। वहाँ तथागत बुद्ध के समय में भी कौशल के राजा बिरुड़ा के आक्रमण से हुए रक्तपात के कारण शाक्य और कोलियों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा था। इस त्रासदी में हजारों शाक्य मारे गए, जबकि कईयों की अपनी जान बचाने के लिए कपिलवस्तु से बाहर पलायन करना पड़ा था। ये आप लोग को पता ही है। उसी में से कई शाक्य और कोली परिवार काठमांडू की धरती, जिसको हम लोग आज काठमांडू वैली कहते हैं, काठमांडू की धरती में शरण ली और बौद्ध धर्मों का अभ्यास किया। इसका मतलब कुछ शाक्य और कोलिया उसी समय बुद्ध के समय में ही काठमांडू वैली में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ जो जीवनदीप मौर्य जी ने हमको एक्सप्लेन करते आते समय कुछ पोस्टर दिखाए थे, उसमें कैसे किस जगह में दक्षिण कोलिग्राम और उत्तर कोलिग्राम बना था वो भी उल्लेख हुआ है। इसलिए मैं आपको उनको देखेंगे मैं अनुरोध करता हूँ। तो उसमें शरण काठमांडू वैली में शाक्य और मिलकर नेवार समुदाय का निर्माण किया। वहाँ कुछ पहले से किरात लोग रहते थे, उनके साथ मिलकर वहाँ का एक विशिष्ट समुदाय बना, उसको नेवार कहते हैं अभी, जिसमें चित्र तथा मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत और कृषि क्रियाकलाप में समझौता उन्होंने बनाए हुए 4 स्तूप अभी भी वहाँ अशोक स्तूप के नाम से ही जाना जाता है। अभी तक हुए है उसको उस जिस शहर को अशोक ने बसाया था उसको अशोक पतन, और जिस शहर को चारुमती और देवपाल ने बसाया था उसको देवपतन कहते हैं। और देवपतन ही आज पशुपति क्षेत्र के नजदीक का शहर है और चाबहिल के नजदीक का है।
नेपाल में बौद्ध समुदाय में जो आगे बताया था उसका कुछ प्रमाण मैं यहाँ भी क्या हो। नेपाल में बौद्ध समुदाय को एकजुट और संगठित रखने में गोष्ठी प्रणाली एक प्रणाली होता है। गोष्ठी प्रणाली जो बाद में हम लोग उसको गुठी प्रणाली कहते हैं, हमारे भाषा में उसको गुठी प्रणाली कहते हैं, के रूप में विकसित हुई। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह प्रणाली धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से 2500 वर्ष से अधिक वर्षों से बौद्ध समुदाय को संगठित रख रही है। इसीलिए आज तक वो बिहार जो भी बिहार है अब एक तक सुरक्षित है। मध्यकालीन काल में बौद्ध धर्म को दबाने के प्रयास के बावजूद गुठी प्रणाली के कारण नेपाल में बौद्ध धर्म सुरक्षित और जीवित रह सका। क्योंकि मध्यकाल में जब बहुत सारे दूसरे राजा आए, उन्होंने बौद्ध धर्म को दबाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी गुठी प्रणाली इतना सशक्त था, उनके दबाने के बावजूद भी कई जन और संशोधन। और हम लोग आजकल अपने करियर के लिए कुछ पढ़ते हैं। उसी तरह मेरा भी पढ़ाई, मैं बोटनिस्ट हूँ। मेरा MSc बोटनी में 1995 में हुआ था, लेकिन 2 वर्ष पहले से मैं बुद्धिज्म पढ़ा फिर से अध्ययन शुरू किया हूँ और उसके लिए लुम्बिनी विश्वविद्यालय लुम्बिनी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ। इससे हमको बुद्ध ने हमको सुनाया है। मैंने कुछ लिखा, मैं कुछ भाइयों का देख रहा हूँ जिन्होंने विभिन्न बौद्ध स्थलों का ब्लॉग बना के रखे हैं, उनके इतिहास के बारे में बता रहे हैं। ये बहुत जरूरी काम है, क्योंकि ये सब कुछ छुपा हुआ था, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था। तो ये बहुत उद्देश्यमूलक बिहार और सम्राट अशोक क्लब के बीच भविष्य में भाईचारे का संबंध और भी मजबूत होगा। मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। भगवती सबको मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय।